ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल x1 y1 x2 y2 x3 y3, एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होगा, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3। ठीक, अच्छा ये 1 1 1 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? डिटरमिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। अगर हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेते हैं, ध्यान से देखना, x2 y2 एंड x3 y3 लेते, क्या नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता? रो कितने होते हैं? रो कितने हैं? 3। कॉलम कितने हैं? तो इसको बराबर करने के लिए 1 1 1 1 1 1 मतलब बेसिकली हाइट, 3 कोऑर्डिनेट्स में हम लोग डील करते हैं। x1 y1, यहां पे x1 y1, ये देखो ये प्लेन है, यहां पे x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तीनों को क्या किया, 1 1 हाइट से उठा दिए। इसका भी कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट आ गया 1, इसका भी z कोऑर्डिनेट आ गया 1, इसका भी z कोऑर्डिनेट आ गया। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल तो सेम रहेगा। अब ट्रायंगल को यहां से उठा के वहां शिफ्ट कर दो, एरिया चेंज आता है? नहीं आता है। ठीक, ये चीज समझ में आ गया? क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म में? मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3। अच्छा, अगर हम पॉलीगन बना दें सो ऑन, ऐसे और भी साइड से, ऐसा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट कोऑर्डिनेट है xn yn, n कोऑर्डिनेट्स है। इसका एरिया कैसे निकलेगा? बिल्कुल, इसका एरिया कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनना, एरिया इज इक्वल टू हाफ, लिखे हाफ। सबसे पहले क्या करना है, 2:2 का डिटरमिनेंट लेना है। किसका? कहां से स्टार्ट करो? कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट करो, x1 y1 से स्टार्ट करो, क्लोज फिगर है, फिर जाके तुमको कहां स्टॉप होना है? x1 y1 पे। यहां पे लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 x2 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ x2 y2, यहां जो खत्म हुआ यहां पे स्टार्ट करोगे x3 y3 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ x3 y3 x4 y4 प्लस डॉट 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 डॉट, यहां होगा xn माइनस 1 yn माइनस 1 xn yn। क्या अभी क्लोज फिगर बना है? नहीं, अभी तो xn yn पे पहुंचे हो, फिर से कहां लाना होगा उसको? x1 y1 पे प्लस क्या लिखोगे? xn yn, यहां का एंड यहां का स्टार्टिंग, लास्ट बंद कर दोगे x1, यहां से स्टार्ट किए थे यहां पे क्लोज किए। ठीक है, ये किसका है? एरिया ऑफ अ पॉलीगन। इसमें तुम सब जगह यूज कर सकते हो। जैसे अगर तुमको बोल दें, जैसे तुमको सपोज करो बोले ये रेक्टेंगल है, कुछ भी है, रेक्टेंगल है, फोर्थ साइड है, क्वाड्रिलेटरल, x1 y1, यहां हो गया x2 y2, हम कॉमा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, x3 y3 समझ लेना कॉमा है, x4 y4। एरिया कैसे निकालेंगे? सेम हाफ, कहां से स्टार्ट करो? ब्रैकेट दे दो x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट हम करवाएंगे, अभी क्वेश्चन करवा देंगे इसका, पहले रिवीजन कर लो तुम लोग। फिर से x2 y2 x3 y3 प्लस ये डिटरमिनेंट x3 y3 x4 y4, अब कहां प्लस x4 y4 x1 y1 हो गया। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, जिसको ये नहीं पता है वो लिख लो, शर्माने का कुछ नहीं है कि नहीं पता है सर, भूल जाओगे अदरवाइज। पॉलीगन का लिख लो। अच्छा, हम लिखते चल रहे हैं, साथ साथ लिखते चलो, जो भी कुछ तुमको एक्स्ट्रा दिख रहा है वो लिखते चलो, ठीक है? नेक्स्ट लिखो सेंट्रॉइड। किसको बोलते हैं सेंट्रॉइड भाई? सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? ये ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, इस पे भी क्वेश्चन आया इस बार जेई में, x3 y3, इसका सेंट्रॉइड है ये। सेंट्रॉइड को दिखाते हैं जी से। किसको बोलते हैं सेंट्रॉइड? अरे पढ़ाई लिखाई चौपट है क्या तुम लोग का? किसको बोलते हैं सेंट्रॉइड? केंद्रक, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। चलो, किसको बोलते हैं केंद्रक?
मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को। यहां से मीडियन खींचे, ये साइड है ए, ये है बी, ये वर्टेक्स, ये है सी। ए से मीडियन खींचे बीसी पे और बी से खींचे एसी पे, ये मीडियन यहां इंटरसेक्ट करेगा। ये है सेंट्रॉइड। ठीक, कोई दिक्कत? तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, आराम से प्रूफ कर सकते हो। y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये होता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स। क्या होगा? तीनों का सम डिवाइड बाई 3, तीनों x का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3, तीनों y का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3। आएगा कैसे? सेंट्रॉइड क्या करता है? सामने वाले साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये सब तो बेसिक है, ये 1:1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लोगे, बताए थे 1 इंटू x3 हो गया x3, 1 इंटू x2 बाई 1 प्लस 1 2, मिड पॉइंट थ्योरम से भी कर सकते हो। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y2 प्लस y3 बाई 2। अब दो कोऑर्डिनेट से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लो। यहां जो कोऑर्डिनेट है इससे पास होने लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लो। अदरवाइज तुमको ये चीज पता है, अगर कोऑर्डिनेट पता है तो सेक्शन फॉर्मूला से तुमको ये पता होगा कि मीडियन जो है उसको सेंट्रॉइड किस रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में। अब ये लाइन तुम खींच दिए, ये ए और ये मान लो डी है, एडी को ऐसे हम खींचे, यहां हो गया ए, यहां हो गया डी, और ये हो गया भाई साहब सेंट्रॉइड। ये हो गया 1:2 का रेशियो। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? x1 y1, और डी का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। दिख रहा है? और टेढ़ा जा रहा है, दिख रहा है? तो अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या बोले थे? 2 इंटू इसके रेशियो से इसको गुना करो, 2 इंटू x2 प्लस x3, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा x2 प्लस x3, 1 इंटू x1 बाई 2 प्लस 1 आ गया। सिमिलरली 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? प्लस 1 इंटू y1 दैट इज y1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3। बहुत इजी प्रूफ है, ठीक है? तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। लेकिन बस इतना ही नहीं जानना है, क्योंकि जेई में इसके प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दिया था। याद रखना, मीडियन सामने वाले साइड को क्या करता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या कुछ गिरा क्या? हाँ, चला गया ना जो भी था, कि घुस गया कहीं और? कॉकरोच था कि छिपकली था? हाँ ठीक है, कॉकरोच पड़ रहा है अभी। ईरान का वॉर चल रहा है ना, कॉकरोच इधर पड़ रहा है, बोला बम बनाएंगे। चलो इधर देखो, इधर 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 x1 y1 समझ में आया? अब इधर देखो, मेन क्या है कि जो मीडियन है सामने वाले साइड को इक्वल रेशियो में बांटता है, और सामने वाले साइड को अगर इक्वल रेशियो में बांटोगे तो इसका एरिया और इसका एरिया भी क्या होगा? एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई ट्रायंगल का हाइट क्या होता है? ये दोनों पैरेलल साइड्स, पैरेलल तो नहीं है, तो इस वर्टेक्स से हम क्या किए? पैरेलल साइड खींचे, या फिर इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ऐसे समझ लो। ये h है, ये हाइट इस ट्रायंगल के लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ हाइट कट गया, बेस बेस दोनों इक्वल है, इसका मतलब एरिया क्या होगा? इक्वल। याद रखना, मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक? अब यहां से भी मीडियन खींच दिए तो ये भी इधर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और यहां से मीडियन खींच दिए तो ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। तो होता क्या है कि जब तीनों मीडियंस खींचा जाता है, क्या किया जाता है? तीनों मीडियन अगर हम खींच दें तो जो ट्रायंगल्स बनेंगे, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 6। दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, और छवों का एरिया क्या होगा? इक्वल। अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी क्या होगा? इसका एरिया भी, इसका एरिया भी x, इसका एरिया भी x, इसका एरिया भी x। तो याद रखना, मीडियंस जो है पूरे ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी याद हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, जो कोऑर्डिनेट्स है मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को जी से दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई, समझ में आया? चलो लिख लो इसको। खाली तुम लोग ना फॉर्मूला उतारो, बस और कुछ नहीं करना है, खाली फॉर्मूला उतारो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट लिखो इन सेंटर।
तो जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट लिखो इन सेंटर। जितना प्रॉपर्टी अभी एक्स सेंटर भी है उसे माइनस कर देते हैं, बताएंगे क्या है, लेकिन जितना प्रॉपर्टी अभी पढ़ना है जो बेसिक है वो कर लो पूरा। ठीक है, देखो यहां ध्यान से, इन सेंटर क्या होता है, किसको बोलेंगे इन सेंटर? हाँ बोलो बोलो, x1 y1। अरे तुम तो प्रॉपर्टी बता रहा है, इन सेंटर से क्या क्या हो सकता है, इन सेंटर मिलता कैसे हम वो पूछ रहे हैं। किस पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं? इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को एक्स सेंटर बोलेंगे। जैसे इस लाइन को बढ़ा दें, ये इसका एंगल बाइसेक्टर यहां के मिला तो बाहर एक सर्कल बनेगा, तो इसको एक्स सेंटर बोलेंगे। इन सेंटर त्रिभुज के अंदर रहता है, ट्रायंगल के। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वो एंगल कैसा होना चाहिए? 90 से 90 या 90 से कम, 90 या 90 से ज्यादा नहीं, यहां पे 90 से ज्यादा हो जा रहा है एंगल। ठीक, तो ध्यान से सुनो, इसका एंगल बाइसेक्ट किया, यहां आया कहीं, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, तो ऑब्वियसली यहां पे भी जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो इसी पॉइंट से जाएगा। ठीक है, इसका भी प्रूफ है कि सर कैसे पता कि ये वाला जो बाइसेक्ट करेंगे इसी पॉइंट से जाएगा, तीनों कंकरेंट लाइंस कैसे होंगी, तो इक्वेशन बना के तुम प्रूफ कर सकते हो। लेकिन अभी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो सुनो, ये एंगल का बाइसेक्टर इसको कहां मिला? डी पे। ये एंगल का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर कहां गया? एसी को कहां कट कर रहे हैं? ई पे। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। इन सेंटर का प्रॉपर्टी क्या है और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इन सेंटर आई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? याद रखना, ए के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल ए से दिखाते थे, लेंथ ऑफ बीसी इज ए। बी के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल बी से दिखाते हैं, और सी वर्टेक्स सी के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल सी से दिखाते हैं, पता है? अब ध्यान से सुनो, आई बराबर इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा ए एक्स वन ए इंटू प्लस बी इंटू प्लस सी इंटू, मतलब सामने वाला साइड इंटू जस्ट अपोजिट वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस, अगर यही एक्स सेंटर होता, अगर यही, तो मान लो कि ये वाला अगर बाहर आ जाता, ये किसको टच कर रहा है? बीसी को ना। मान लो एक्स सेंटर, 3 एक्स सेंटर बनेगा ना, समझ में आ रहा है कैसे? इन सेंटर समझ में आया? इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट पहले लिखो, फिर हम बता रहे हैं एक्स सेंटर का क्या होता है। फॉर्मूला बस हम तुमको बता दे रहे हैं, प्रूफ हम करवा देंगे, पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ लो फिर देखो। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम चीज, ए वाई वन प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया अंदर का। अब यहां से सर क्या है कि यहां से हम परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। देखो परपेंडिकुलर ये बराबर नहीं होगा, ये नहीं कि परपेंडिकुलर ये लाइन ही परपेंडिकुलर था, नहीं, यहां से हम परपेंडिकुलर खींच सकते हैं और यहां से हम तीनों इक्वल, और तीनों इन रेडियस का काम करता है, आर का। इन सेंटर से क्या कर सकते हो तुम? एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो ट्रायंगल के अंदर। इन सेंटर से क्या कर सकते हो? ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक्स सेंटर क्या होता है? अभी हम करवा नहीं रहे एक्स सेंटर। एक्स सेंटर होता है, सपोज करो इसका एंगल बाइसेक्टर, इसको बढ़ा दिए, आगे गया, ये एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बी तो इंटरनल था ना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहां कहीं मिलेगा, एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कहीं यहां मिलेगा, तो ये हो गया एक्स सेंटर। ठीक, यहां से तुम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, लाइन को बढ़ा के, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस लाइन को बढ़ा के, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्या होगा? यहां पे भी एक सर्कल मिल जाएगा। इसी तरह से इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल बाइसेक्टर मिलेगा, यहां पे एक सर्कल बनेगा, इसी तरह से यहां पे एक सर्कल बनेगा। तो समझ में आ रहा है, इन सेंटर एक ही हो सकता है, एक्स सेंटर 3 हो सकता है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये। तो सर एक्स सेंटर का फॉर्मूला क्या आएगा? एक्स सेंटर का फॉर्मूला बस क्या होता है कि याद रखना किसके साइड के अपोजिट बना है, ए के अपोजिट बना है, तो ए के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो दोनों तरफ, यहां पे माइनस एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये देखो बी के अपोजिट बना है तो बी को बस माइनस कर देना, सी के अपोजिट बना है तो बाकी सारा फॉर्मूला सेम। समझ में आया? क्या बोले समझ में आया? चलो, तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया?
इन सेंटर वो पॉइंट है जिसको सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड होगा, ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल का जो तीनों साइड होगा उस पर टेंजेंट होगा। सबसे बड़ा बात, ट्रायंगल का जो तीनों साइड है उस पर, तो अगर कोई इन सेंटर दिया हो, इन सर्कल दिया हो, इन सर्कल ये पॉइंट दिया हो, तो कॉमन पॉइंट बताएंगे। ये तुम किए नहीं हो, सर्कल में हम भेजे हैं, नोट्स भेजे हैं तुम लोग को जेई का, कि बाहर से कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। यहां से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। फियर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी उसमें थोड़ा सा पार्ट आएगा, देखते हैं अभी हम लोग। पहले बेसिक से स्टार्ट करो, सब हो जाएगा। धीरे धीरे फॉर्मूला समझ में आ रहा है सबको? इन सेंटर का एक ही फॉर्मूला, सब प्लस में, एक्स सेंटर में जहां पे जिसके अपोजिट बनेगा वो माइनस माइनस माइनस। कोई दिक्कत? चलो चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान से यहां समझना। किसमें? हाँ हाँ, ये वाला टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट होगा, उसमें भी टेंजेंट होगा, बिल्कुल टेंजेंट होगा सब। तो वही तुमको देखना है ना कि बाहर का टेंजेंट अभी आएगा, क्वेश्चन आने दो ना पहले, अभी धीरे धीरे समझो ना। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी इन सेंटर के लिए, क्या प्रॉपर्टी है भैया? ये तो पढ़े होगे तुम लोग, ये सब तो बेसिक है, 9-10 भी खा गए हो क्या? एंगल बाइसेक्टर जो है, अगर ए का हम एंगल बाइसेक्टर खींचे तो ये सामने वाले साइड को मान लो बीडी है, तो हमको पता है कि बीडी और डीसी का रेशियो वही होगा जो एबी और एबीसी का रेशियो होगा। ये तो पता पढ़े होगे, ये भी नहीं पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो जी? क्या बोले? एंगल बाइसेक्टर जो है सामने वाले साइड को प्रूफ कर सकते हो। सिमिलैरिटी पढ़े हो ना, कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो ना, तो सिमिलैरिटी से प्रूफ हो जाएगा। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, बीडी बाय डीसी इज इक्वल टू एबी बाई एसी, या फिर साइन लॉ से प्रूफ कर सकते हो। साइन लॉ से प्रूफ कर सकते हो। साइन लॉ पता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ इनटू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ एंगल। अरे गधा बेवदा सब, ट्रायंगल जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे तुम लोग को, तो तुम लोग को नहीं पता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं? अगर मान लो ये दो साइड है, ये ए है, ये बी है और ये थीटा है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ ए बी साइन थीटा। नहीं पढ़े हो? हाफ ए बी साइन थीटा। तो इसी तरह से यहां पे इसका मान लो एच मान लोगे इसको, या एडी मान लो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ, हाफ इंटू क्या हो जाएगा इसका एरिया? अगर तुमको नहीं प्रूफ है तो बेसिक देखो, तो इसका एरिया A1 AR1 मान ले रहे हैं, इसका एरिया AR2 मान ले रहे हैं। AR1 कितना होगा जल्दी बताओ? हाफ AB इंटू AD इंटू साइन ऑफ A/2 आएगा। अरे गधों, A/2 ना, AR2 कितना आएगा? तो बच्चा बच्चा वाला प्रूफ है, हाफ AD AC साइन A/2, दोनों को डिवाइड करो। तुमको पता है एरिया का रेशियो सामने साइड के रेशियो के बराबर होता है। अभी अब पढ़े थे हम लोग सेंट्रॉइड में, सामने साइड का रेशियो 1:1 था, इसलिए एरिया का रेशियो 1:1, इसलिए एरिया क्या आ गया था? इक्वल। लेकिन यहां पे एरिया का रेशियो, जब एक ही ट्रायंगल हो, सेम ट्रायंगल हो, सेम सिमिलर वर्टेक्स से, जो एरिया का रेशियो होगा वो साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो एरिया का रेशियो इज इक्वल टू, हम यहां पे साइड का रेशियो लिख सकते हैं बीडी बाई डीसी, लिख सकते हैं बीडी बाई डीसी। अब ध्यान से सुनो, हाफ हाफ कटा और क्या कटेगा? एडी से एडी कटा, साइन A/2 से, तुम बताओ बीडी बाई डीसी क्या आया? एबी बाई। तो नॉर्मल इसको प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया क्या बोले, कैसे प्रूफ करना है? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रेट लाइन पे। एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है HGI में, बाद में देखेंगे हम लोग। 2:1 के रेशियो में बांटता है, ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। कराएंगे, ठीक है। टॉपिक ले लो स्ट्रेट लाइन स्लोप। अब आ जाओ स्ट्रेट लाइन पे। अच्छा ध्यान से बताओ, एक पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन खींचे जा सकते हैं? इनफाइनाइट।
ठीक है, L1 L2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींचे जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम बोलते एक डायरेक्शन में कितने लाइन खींचे जा सकते हैं, सिंगल डायरेक्शन, हम बोले एक डायरेक्शन है कुछ 30 डिग्री पे, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री बना रहे, तो कितने लाइंस खींचे जा सकते हैं? गधा हो गया, इनफाइनाइट। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगे। 30 डिग्री 30 डिग्री, ध्यान से सुनना, 30 डिग्री 30 डिग्री। हाँ, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि एक ऐसा लाइन जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ और एक पॉइंट से, एक सर्टेन पॉइंट से पास कर रहा है, उस केस में कितने लाइंस खींचे जा सकते हैं? सिर्फ एक यूनिक लाइन। जैसे एक 30 डिग्री वाला लाइन है, अब ये यही पॉइंट है, इससे पास कर रहा है, यहां पे अगर तुम 30 डिग्री खींचोगे तो कहीं और से पास कर जाएगा। तो मतलब किसी लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितना कंडीशन होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम जो भी मान लो, कितना कंडीशन होना चाहिए? 2 कंडीशन। एक क्या कंडीशन? एक पासिंग पॉइंट, ये चीज समझ में आया? एक पासिंग पॉइंट, और एक क्या होना चाहिए? स्लोप, जिसको हम लोग एंगल बोलते हैं, tan थीटा, tan ऑफ थीटा इज स्लोप। पता है ये सब बेसिक चीज तुम लोग को पता है, सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, इसमें तो हम बहुत आगे तक जा चुके हैं, तो हम स्पीड में रिवाइज करवाएंगे। पता है तुम लोग को भी, भूल नहीं ना गई है 2 साल में, खा गई है क्या? एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। अच्छा, अगर हम बोलते हैं कि 2 पॉइंट दे दें, बोलने इससे कितने लाइंस पास हो सकते हैं? बोलोगे यूनिकनेस है सर एक ही लाइन पास होंगे, और कोई लाइन पास करा तो इसी पे आएगा, तो सेम ही लाइन होगा, वो सेम ही लाइन का इक्वेशन आएगा। तो 2 पॉइंट से भी कितने लाइन पास कर सकते हैं? एक ही लाइन। तो तुमको एक चीज समझ में आ गया कि अगर किसी लाइन का यूनिकनेस डिफाइन करना, मतलब किसी को यूनिकली किसी लाइन को हमको इक्वेशन फाइंड करना है, तो या तो उसका पासिंग पॉइंट और स्लोप दे दो, या तो 2 पासिंग पॉइंट दे दो। अब इसी पे 6-7 फॉर्मूला बना दिया है पूरे स्ट्रेट लाइन में, पूरे स्ट्रेट लाइन में इसको घुमा घुमा के क्या किया है? 6-7 फॉर्मूला बना दिया, जिसको 6-7 टाइप्स पढ़ते हो तुम लोग। कौन कौन सा पढ़ते हो? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप, 2 पासिंग पॉइंट, तीसरा नॉर्मल, चौथा नॉर्मल वाला, 5वां इंटरसेप्ट। ठीक है, ये 5 पढ़े हो तुम लोग। पैरामेट्रिक इक्वेशन भी है, सेम चीज है, सब कुछ सेम है, सब इसी को घुमा घुमा के बस याद रखना। तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए और तुम्हारा विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और तुमको ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दें, स्ट्रेट लाइन क्या है? सबसे सिंपलेस्ट कर्व है सर, स्ट्रेट लाइन कर्व है। हाँ, एक ऐसा कर्व है जब 2 पॉइंट पे ज्वाइन करे तो उसके बीच के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? उसी लाइन पे लाई करेंगे, तो लोकस, स्ट्रेट लाइन का लोकस बेसिकली। अच्छा सर ये क्या क्या वर्ड बोल रहे हैं, लोकस वोकस तो बाद में पढ़े हो तुम लोग, लोकस बताएं क्या है? क्या है? पाथ को फॉलो करना, ट्रेजेक्टरी को फॉलो करना, जो मेरा मेन रिजल्ट आता है, ठीक है, वो कैसा पाथ आता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लोकस। लोकस इज पाथ बेसिकली। ध्यान से सुनना। अब तो हमको स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चाहिए? पासिंग पॉइंट, स्लोप, या फिर 2 पासिंग पॉइंट। इससे क्या करेंगे हम? कोई भी स्ट्रेट लाइन को डिफाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बताए थे ना कि लीनियर इक्वेशन, एवरी लीनियर इक्वेशन किसमें? एक्स में, वाई में, या फिर दोनों में क्या डिफाइन करता है? एक स्ट्रेट लाइन। क्या लाता है? एक। कोई दिक्कत? ठीक है, लिखते चलो। अब ध्यान से सुनो, स्पीड तो जल्दी जल्दी सुनो। ये लाइन है, ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इसको बोलेंगे एम। एम इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप क्या होता है पता है तुम लोग को? बार बार कहानी नहीं करेंगे, 3 घंटे का वीडियो 5-6 घंटा में चला जाएगा सब ये। एम इक्वल टू, ये हो गया स्लोप। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, ध्यान से सुनो। अगर हम बोल दें इसका स्लोप कितना है, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, एक लाइन है एल दैट इज पैरेलल टू द, इसका स्लोप कितना है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो tan थीटा मतलब tan 0 कितना बोल दोगे? 0। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो। अगर हम बोल दें इसका स्लोप कितना है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये लाइन जो है इस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। भूल से मत बोलना tan 90, tan 90 इज अनडिफाइंड, तो बोलोगे क्या होगा? ये अनडिफाइंड है। tan 90 इज क्या बोले समझ में आया? tan 90 इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, tan के ग्राफ में देख लो, एक माइनस इंफिनिटी पे जाता है, एक प्लस इंफिनिटी पे जाता है, ठीक है, इसलिए tan 90 क्या है?
अनडिफाइंड। तो बोलोगे कि अगर कोई लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसका स्लोप अनडिफाइंड, लेकिन वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, दोनों में अंतर है। थीटा क्या डिफाइंड है इसका, थीटा कितना, लेकिन tan थीटा, ये चीज नोट कर लिए, समझ में आया। अच्छा, इसका इक्वेशन, अगर कोई लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये 0, a से जा रहा है, तो इसका इक्वेशन हम बताए थे, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू a। उल्टा करते हैं, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, देख लो ना पासिंग पॉइंट क्या 0, a, तो हर पॉइंट पे क्या कॉमन होगा, इसका a कॉमन होगा ना, y कोऑर्डिनेट कॉमन होगा a, यहां पे कुछ भी होगा x1, यहां होगा x2a, यहां होगा x3a होगा ना, तो जो कॉमन है उसी को लिख दो, y इज इक्वल टू a। कोई लाइन है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये पॉइंट है मान लो b, 0, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a, क्या होगा, उल्टा होता है, एक लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस हैज इक्वेशन y इक्वल टू लैम्डा। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन में y इक्वल टू लैम्डा आएगा, और कोई लाइन अगर y के पैरेलल है तो उसके इक्वेशन में x इक्वल टू लैम्डा आएगा। समझ में आया, ये बेसिक चीज समझ में आया। अदरवाइज बाकी सब तो है ही, सब डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, देना डस्टर, बेसिक के लिखने की जरूरत नहीं है, सब पता है। चलो अब एक बार में हम पांचों फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ध्यान से सुनना। पहला है स्लोप, हम तो ऐसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म हम पहले ही बोले थे कि पासिंग पॉइंट और ये m लगा दो सब काम हो जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, क्या है भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक लाइन कुछ ऐसा है, इसका इंटरसेप्ट कितना है c, और इसका स्लोप कितना है m। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, कोई दिक्कत किसी को, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दूसरा फॉर्म हम सारा प्रूफ करवाए हुए हैं, कैसे आएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0, c, यहां पे xy ले लेंगे, समझ में आ रहा है। दूसरा फॉर्म अगर नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं, नहीं पता तो हम एक बार में हम एक का प्रूफ करेंगे, सब तुम अपने आप दिमाग में बैठाओगे, सबका समझ में आने लगेगा। दूसरा फॉर्म दिया हुआ है पासिंग पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। अब ध्यान से सुनो इधर, इससे भी हम ये डिफाइन कर सकते हैं, समझना। पासिंग पॉइंट स्लोप दे या फिर थीटा दे, बोल रहा है कि एक लाइन है जो किससे पास कर रही है, x1, y1 से, ठीक, और x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा है, याद रखना स्लोप में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज लोगे तो माइनस यूज करेंगे, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, tan इज ऑड फंक्शन, x1 y1 यहां पे आया थीटा। अब इसका हमको क्या करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना। तो इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली लोकस, एक मूविंग पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट ले लो, एक वेरिएबल पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, यही करते हैं ना हम लोग, या फिर एक्स वाई, ऐसे ही करते हैं। लोकस मतलब एक मूविंग पॉइंट ले लो जो इस लाइन पे मूव करेगा, इसका इक्वेशन फाइंड कर लो, इसको सेटिस्फाई करवा दो कोई एक कंडीशन से, आ जाएगा इक्वेशन। तो तुमको पता है स्लोप का फॉर्मूला पता है तुमको, स्लोप बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, ये सब तो पता है ना, हम नहीं पता है जानबूझ के, y2 माइनस y1 बाई, तो y2 कितना हो जाएगा, बीटा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये भी थीटा होगा ना, ये देख y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस बराबर tan थीटा, tan थीटा हो गया ये, और tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, m, स्लोप बोलते हैं ना। तो यहां पे क्या आ गया, बीटा माइनस y1 इज इक्वल टू m, tan थीटा की जगह m, अल्फा माइनस x1, बीटा की जगह y बैठा दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस। तो तुमको ये चीज पता चल गया कि जब किसी लाइन का स्लोप दिया हो या फिर एंगल दिया हो तो tan थीटा निकाल के स्लोप निकाल दो, और पासिंग पॉइंट, इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये देखो पासिंग पॉइंट था x1 y1 और एंगल था थीटा, तो इक्वेशन आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा x माइनस x1, आया।
कोई दिक्कत आया ये वाला? अब इसको तुम यहां पे भी यूज करके ये वाला वैल्यू निकाल सकते थे कि सर यही वाला इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन कैसे निकला है। ध्यान से देखो, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? 0, C, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, बैठाओ इस इक्वेशन में y माइनस y1 कितना हो जाएगा? C, y माइनस y1 कितना हो गया? C इज इक्वल टू m, स्लोप पहले से ही दे रखा है, थीटा तो नहीं दिया, स्लोप दिया m, x माइनस x1, x माइनस 0, यहां से आ गया y माइनस c इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू, देख लो इस फॉर्म से ये वाला फॉर्म आ गया। क्या बोले, समझ में आया? तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब अलग से बना दिया है, बस याद करने का तरीका है। तुम इसको याद कर लो, सारा फॉर्म आ जाएगा तुमको, बस इतना याद रखना, tan थीटा बराबर tan थीटा, ये tan थीटा, अरे भाई tan थीटा निकाले ना, बराबर tan थीटा, बस करो, अपना सारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या हो गया? पासिंग पॉइंट और स्लोप। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, इसी का तीसरा हम लोग यूज कर रहे हैं। तीसरा फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म, टू पासिंग पॉइंट इज गिवन। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? पासिंग पॉइंट एंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एक तरह से दूसरे भाषा में पासिंग पॉइंट ही है, दूसरे वाले में पासिंग पॉइंट और स्लोप बोले थे ना, यूनिकली डिफाइन करने के लिए कितना? 2 कंडीशन। तीसरा पासिंग पॉइंट, एक 0.1 दिया है x1 y1 और एक 0.2 दिया है x2 y2। बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? ध्यान से देखो, अभी हम तुमको क्या बोले, ये पासिंग पॉइंट है x1, y1 और ये वाला है x2, अल्फा बीटा ले लो। यहां का अल्फा बीटा ले लिए, सर यहीं ले सकते हैं, यहां नहीं ले सकते, बिल्कुल कहीं पे भी ले लो। क्या बोलते हैं? tan थीटा बराबर tan थीटा। बताओ इसका स्लोप क्या होगा? याद रखना अल्फा बीटा को लेना है, तभी ना इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन में वेरिएबल होना चाहिए, x और y वेरिएबल होना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है? x और y रहेगा इक्वेशन में। इससे बताओ इन दोनों पॉइंट से स्लोप क्या होगा? बीटा माइनस y2 बाई अल्फा माइनस, इन दोनों से स्लोप आया बराबर। अब इन दोनों को यूज कर लो, y2 माइनस बाई tan थीटा बराबर tan थीटा। यहां पे भी तो वही किए थे, tan थीटा बराबर, यहां पे तो थीटा गिवन था, यहां पे थीटा गिवन नहीं था, तो हम लोग थीटा निकाल लिए, इससे स्लोप निकाल लिए इन दोनों पॉइंट से। कॉमन सेंस यूज कर सकते हो ना कि 2 पॉइंट दिया तो इससे स्लोप निकाल दो और पासिंग पॉइंट यूज कर लो, स्लोप निकाल दो और कोई भी एक पासिंग पॉइंट ले लो। अब यहां पे देखो, यहां क्या आएगा? बीटा माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 अल्फा माइनस x2, अल्फा की जगह x और बीटा की जगह, अब देखो फॉर्मूला ध्यान से दिख जाएगा तुम लोग को, y माइनस y2 या सिर्फ y माइनस y1 भी लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां n तो यहां पे 1 दे दोगे। y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, हो गया अपना इक्वेशन। जब 2 पासिंग पॉइंट दिया हो, इसको ऐसे भी लिखा है बुक में, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x माइनस, यहां पे x2 होगा, x माइनस x1, यहां पे x2 लेंगे तो यहां पे y2, यहां y1 लेंगे तो यहां पे भी x1, सेम पेयर, ये नहीं कि इसका y1 उठा लो इसका x2 उठा लो। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, तीन फॉर्म पढ़े और कौन कौन से फॉर्म बचा हुआ है? देखो फॉर्म भी नहीं याद होगा, बताओ कौन कौन सा फॉर्म बचा हुआ है? अब इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट तो करवाए पहला, गधा है क्या रे तुम, तो होश में रहना। स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप एंड पासिंग पॉइंट, 2 पासिंग पॉइंट हुआ। अरे स्लोप इंटरसेप्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप और पासिंग पॉइंट y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, 2 पासिंग पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, करवाए थे, उसी में हम करवा दिए y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x2। अब चौथा जो इक्वेशन है वो कौन सा है? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या चौथा इक्वेशन क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म कर लो। क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म? ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाए हैं यार, इसमें क्या क्या क्वेश्चन करवा दिए, फिर भी भूल जाते हो, एग्जाम दे लियो खा जाते हो, फिर भगवान ने कैसा दिमाग दिया है। ये देखो एक लाइन है भैया, ये इस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है? ए। यहां पे कितना बना रही है भैया? बी, पॉजिटिव साइड के साथ। कितना इंटरसेप्ट? ए।
यहां पे, तो इसका इक्वेशन क्या था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। प्रूफ कर सकते हो आराम से। कैसे प्रूफ कर सकते हैं सर? अरे गधा, ये पासिंग पॉइंट कितना हो गया, a कॉमा 0, एक्स एक्सिस पे a लेंथ, ये पासिंग पॉइंट क्या हो गया 0 कॉमा बी। इक्वेशन बना सकते हो, दो पासिंग पॉइंट से इक्वेशन क्या बना था बताए थे, अभी तो पढ़े थे, y माइनस y1 b ले लो, y माइनस y1 y, x माइनस x पता है, स्लोप माइनस स्लोप, x माइनस बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, हो गया। यहां से आ गया y माइनस बी बाई एक्स। समझ में आ रहा है? अगर फॉर्मूला ना याद हो तो बस ये याद रख लेना, स्लोप बराबर स्लोप, एक्स वाई खुद से ले लिए, आ गया y माइनस बी, एक्स वाई यहां पे ले लिए कहीं, y माइनस बी बाई एक्स माइनस 0, इसका स्लोप बराबर इसका स्लोप, इज इक्वल टू यहां पे लिखे माइनस बी बाई ए, यहां पे आ गया ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, यहां पे ले आओ, यहां पे आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, अंकल को उधर ले जाओ, ए बी से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ ए बी अंकल से डिवाइड कर दो, ए बी ए बी, ए बी 0 नहीं हो सकता, 0 होता तो डिवाइड नहीं करते, इंटरसेप्ट 0 नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड किया तो क्या आ गया एक्स बाई, बी से बी कट लो, हेलो ए, यहां पे y बाई बी इज इक्वल टू 1। चलो खुश रहो। नेक्स्ट इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन था, इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सा, इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सर नॉर्मल फॉर्म क्या होता है भैया, नॉर्मल फॉर्म एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, इसी का इक्वेशन फाइंड करना है, ऑरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर खींचे, उसी को नॉर्मल बोलते हैं, परपेंडिकुलर खींचे, उसका लेंथ कितना है p, और ये परपेंडिकुलर, ये लाइन का कुछ नहीं दिया है, बोल रहा है ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर खींचे हैं, जो कि उस लाइन पे परपेंडिकुलर, बेसिकली ऑरिजिन से उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर खींचे हैं, वो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है p, और ये डिफरेंट एक एंगल बना रहा है थीटा। अब ध्यान से सुनना, हम बताए थे किसी लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए उस लाइन का पासिंग पॉइंट चाहिए और उस लाइन का स्लोप चाहिए, तो क्या ये भी एक मेथड हो सकता है कि उस लाइन का ना स्लोप हमको चाहिए ना ही पासिंग पॉइंट चाहिए, अगर उस लाइन को हम एक दूसरे परपेंडिकुलर से डिफाइन करें जो कि एक एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, तो उससे भी ये यूनिकली डिफाइन होगा। हाँ सर डिफाइन होगा, कैसे, तुम देखो ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन है, अगर हम एंगल चेंज करें, परपेंडिकुलर भी सेम रखें, तो देखो लाइन भी चेंज होते जा रहा है, ये देखो मेरा हाथ लाइन है, ये लाइन है, ये टी शेप, ये देखो ये परपेंडिकुलर और ये लाइन ऐसे था, अभी परपेंडिकुलर को चेंज कर दिया, बस एंगल चेंज कर दिया, दूसरा लाइन आ गया ना, आ गया ना, और परपेंडिकुलर अगर लेंथ भी चेंज कर दे तो भी देखो दूसरा लाइन आ जाएगा, पैरेलल लाइन आएंगे, दूसरा लाइन आ जाएगा। तो एक चीज समझ में आ गया, किसी लाइन को डिफाइन करने के लिए हम दूसरी लाइन का भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि क्या है परपेंडिकुलर, कहां से, ऑरिजिन से। सर कोई और पॉइंट से भी परपेंडिकुलर, हाँ कोई और पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ले सकते थे, ऑरिजिन क्या है, वेल नोन पॉइंट है 0 0, हम लोग रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं, ऑरिजिन, जब ऑरिजिन को ले सकते हैं तो किसी और पॉइंट को भी हम ले सकते हैं, किसी लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए, वहां से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये P है, ये थीटा है, तो तुमको पता है ये क्या है, ये P ये थीटा, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखो, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, जब इसका प्रोजेक्शन इस पे लेते तो आता था P cos थीटा, अगर मान लो ये रहता P, ये थीटा तो आता P cos थीटा, लेकिन ये P है तो ये कितना आएगा P sec, लगा के देख लेना, ठीक, ये थीटा तो ये वाला कितना हो जाएगा भैया 90 माइनस थीटा, अगेन ये बेस का काम कर रहा है, ये देखो हाइपोटेनस, ये बेस का काम कर रहा है ना, साइड ये भी हाइपोटेनस, इसका 90 के सामने साइड हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा P sec 90 माइनस थीटा, समझ में आया, ये थीटा है, पूरा एंगल कितना है एक्स और वाई 90 डिग्री, ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, ये P है, ये P है तो ये कितना होगा P sec थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा P sec 90 माइनस थीटा, P sec 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज P sec 90 माइनस थीटा, हाँ cosec, ठीक, ये P sec थीटा तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, देखो, अब तो आ ही गया, इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हो, एक्स वाई
देखियो इस फॉर्म को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिए। ए का वैल्यू कितना आ गया, पी सेक थीटा ना, तो एक्स बाई पी सेक थीटा, कोई दिक्कत, प्लस वाई बाई बराबर, कोई दिक्कत, सेक थीटा उल्टा लिख दो, क्या होगा, एक्स कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल क्या होगा, वाई, पी पी एलसीएम आया, इधर भेज दिया, बराबर पी, आ गया नॉर्मल फॉर्म। कौन दिक्कत, क्या आ गया, एक्स कॉस थीटा। अगर एक पी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो वो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा उस लाइन का इक्वेशन ध्यान से सुनिए। अगर एक पी परपेंडिकुलर, पी लेंथ का परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो वो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा उस लाइन का इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी होता है। अब सारे इक्वेशन को हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते थे, है हाँ, जब हम इस इक्वेशन, ये इक्वेशन को उससे क्या किए हैं, निकाले हैं ना, तो वो इक्वेशन भी क्या होगा, इसमें चेंज होगा, उसको बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलेंगे, मतलब कोई भी लाइन जो है, अब तुम ध्यान से सुनो सुनो समझो, स्ट्रेट लाइन को समझो, हो क्या रहा है, कितना घुमाता है तुमको, बस नॉर्मल है, दिमाग के साथ खेलता है। ये स्ट्रेट लाइन में किसका हेल्प लिए, परपेंडिकुलर का। अच्छा, क्या ये स्ट्रेट लाइन भी कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर का लेंथ नहीं होगा इसका भी, तो बोल देगा कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, क्या है, कितना, तो तुमको एक डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का, ऑरिजिन से 0 0 बैठा के निकाल लोगे, या फिर किसी एक लाइन को कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे तुमको हम दिखाते हैं। लिखे इसको, लिखे, लिख लो इसको। अभी हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इसको। किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्यों लाना है तुमको, जो नॉन रियल पॉइंट से लाना क्यों है स्ट्रेट लाइन तुमको, आगे लगे रहे, मतलब अलग अलग दिमाग लगा रहा है, एक्स प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी तो आर्गन प्लेन का यूज करते हैं जो कि नॉन रियल प्लेन है, उसमें भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही लेते हैं, कहीं नहीं आ सकता, सब आ सकता, आई हटा देना, दुनिया में सब कुछ आ सकता है। सर यूलर फॉर्मूला से आ सकता है, ऑयलर, ऑयलर, यूलर नहीं, ऑयलर, बिहारी लोग बोलता है यूलर, हम लोग बिहारी आदमी है। हो गया, मिटाएं, नहीं क्या, अब लिख लो, खुद से समझ में नहीं आ रहा, छापना पड़ता है तुम लोग को, 12th में चला गया 11 से, भगवान जाने क्या एग्जाम दिया होगा तुम लोग, पढ़ा पढ़ा के मर जाओ, फिर भी एग्जाम, अब तुम लोग को डंडा लेके सिखाना होगा, अच्छा लगता है 11 12 मार खाओ। मिटाएं, एक होता है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म पता है, जैसे हम कोऑर्डिनेट का एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, कितना कोऑर्डिनेट का, 2 कोऑर्डिनेट्स का, एक्स वाई जेड में कितने कोऑर्डिनेट्स का, 3 कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाई जेड में, ठीक है। इसी तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम एक और अलग तरीके से डिफाइन हुआ है जिसको बोलते हैं पोलर सिस्टम, जिसमें आर और थीटा का यूज करते हैं। क्या करते हैं, आर होता है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट या फिर समथिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, और थीटा मतलब उस पॉइंट को ऑरिजिन से जोड़ने वाला लाइन एंगल कितना बना रहा है, उससे भी हम किसी पॉइंट को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे समझो, ये हम तुमको बार बार बताए हुए हैं कि अगर मान लो तुम्हारे घर में कोई आदमी आया, मान लो इस रूम में कोई आदमी आया, हम नहीं है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जैसे आप एंटर करोगे यहां से 5 यूनिट चलना और 3 यूनिट ऊपर कील ठोक देना, ठोक देगा वो, यहां से आएगा 5 यूनिट फीता, 5 मीटर, 3 मीटर ऊपर, बोलेगा अच्छा यहाँ कील ठोकना था, और हम उसको बोले सुनिए ना, दीवार में एक कोना होगा, एक कोना जो है वहां से पकड़ लीजिएगा और सीधे कांठी देखिएगा, 2 कांठी के बीच में ठोक दीजिएगा, तो क्या बोलेगा, कहीं और ठोक देंगे, 2 कांठी के बीच में, पागल होगा कि नहीं। तो बेसिकली किसी पॉइंट को यूनिकली डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया गया। अब उसी का एक दूसरा तरीका है जिसको हम लोग बोलेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म सपोज करो एक पॉइंट यहां पे है, सर इसको तो आप बोल सकते हैं ये एक्स एक्सिस, क्योंकि आप क्या किए, इस प्लेन को 2 एक्सिस में, इस पूरे मतलब पूरा प्लेन जो है इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। इसको आप बोल दिया, इसको 3 को 8 क्वाड्रेंट में भी डिवाइड कर सकते, 8 में भी डिवाइड कर सकते थे, एक्स वाई जेड ले लेते तो ठीक है, ऑक्टेट बनता, 4 4 4 ऊपर 4 नीचे। लेकिन क्या बोले कि अगर सर ये दोनों सिस्टम को हम छोड़ दें, अगर पोलर फॉर्म बोले, तो पोलर फॉर्म में क्या होगा, हम बोलेंगे सुनिए, उसको एक और तरीके से हम इंस्ट्रक्शन दे सकते थे कि आप मेरे घर जब घर आइएगा तो कॉर्नर को पकड़िएगा
कॉर्नर से आप 7 यूनिट का फीता खींचिएगा और कॉर्नर से वो एंगल कितना बनाना चाहिए, 30 डिग्री। कितना बनाना चाहिए? तो वो क्या करता, पहला वाला को इंस्ट्रक्शन दिया, हम इधर से 5 चलिए, इधर से 4 चलिए। पहले वाले को इंस्ट्रक्शन क्या दिया, इधर से 4 चलिए और इधर से क्या चलिए, 3 चलिए। कहां ठोक दीजिए केवल 3 और 4 पे, यहां पे ठोक दिया केवल आके। दूसरे बार में इंस्ट्रक्शन क्या देने कि नहीं, आपको क्या करना है, यहां से जो मेरा कॉर्नर है घर का, जिसको हम लोग ऑरिजिन बोल रहे हैं ऐसे, वहां से 5 यूनिट का लेंथ खींचिए। देखिए 5 यूनिट है, 4 और 3 स्क्वायर 5, और 37 डिग्री एंगल पे, पता है अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री एंगल होता है ये 37, ये 53, 345 का ट्रिपलेट। तो इससे भी ये यूनिकली डिफाइन हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर और थीटा। किसके फॉर्म में लिखेंगे? तो इस कोऑर्डिनेट को अगर हमको लिखना होगा तो हम बोलेंगे 5,37 को हम किस में लिखेंगे, रेडियन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम अभी समझाने के लिए बता रहे हैं 5,37। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट में नहीं दिया है, एक्स वाई में नहीं दिया है, ये किसमें दिया है, पोलर फॉर्म में दिया है। किसमें दिया हुआ है? और तुम बेसिकली इसको डिफाइन भी कर सकते हो, इस पॉइंट को तुम डिफाइन कर सकते हो। ये 4 को क्या लिख सकते हो, 5 cos 37। 3 को क्या लिख सकते हो, 5 sin 37। 3 की जगह लिख दोगे, सॉरी यहाँ पे 4,3 होगा ना, एक्स पहले लिखते हैं, वाई बाद में। 4 की जगह क्या लिखोगे, 5 cos 37, 3 sin 37। 5 निकालोगे, cos 37 sin 37। ठीक है, अब ध्यान से समझ में आया कि अगर मान लो पोलर फॉर्म में अगर हम दे दें, ध्यान से सुनो, अगर हम बोल दें एक पॉइंट है, वो r डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है r कॉमा थीटा, तो तुम इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। ये r है, ये थीटा बनाएगा, तो इसका एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचे और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचे। ये r है, ये थीटा है, तो तुमको पता है, फिजिक्स पढ़ लियो, r cos थीटा। ये r है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो r थीटा को अगर हमको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, r cos थीटा। ओ मतलब ये इज इक्विवेलेंट टू एक्स और ये है वाई। लेकिन अगर हम सिर्फ r थीटा दें तो भी मेरा काम हो जाएगा। ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे इसको, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इसमें भी स्ट्रेट लाइन डिफाइन होगा। कैसे डिफाइन होगा स्ट्रेट लाइन, कोई बता सकता है? एक पॉइंट दिया है, ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, पासिंग पॉइंट दिया कितना है, x1 कॉमा y1, नॉर्मल है x1 कॉमा, यहां पे एक xy पॉइंट ले लिए जो कि कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे है, कोई दिक्कत? और ये जो लाइन है इसका एंगल कितना बना रहा है इसके साथ, थीटा बना रहा है। तो यहां पे तुम क्या लिख सोगे, यहां पे लिखोगे y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू टेन थीटा, लिखोगे? हाँ, वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और देखो, अब इसको नोट करना इस पॉइंट को। अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे, बना सकते हैं भाई? अरे ये थीटा तो ये भी थीटा, परपेंडिकुलर खींच ले, ऐसे ले ले, ये वाई हो गया, ये वाला वाई वन हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई वन हो गया, तो ये बचा हुआ कितना, वाई माइनस वाई वन। ये एक्स हो गया, ये एक्स वन हो गया, तो बचा हुआ कितना, एक्स माइनस एक्स वन। तो टेन थीटा यहां से डिफाइन हो गया। दूसरा हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, ये जो वाई माइनस एक्स माइनस एक्स वन है, एक्स माइनस एक्स वन क्या है, ये ट्रायंगल का लेंथ है ना, है ना? एक्स माइनस एक्स वन को क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला लेंथ ना, आर कॉस थीटा, आर लिख सकते हैं गधा, लिख सकते हैं? अरे ये एक्स माइनस एक्स वन है, ये वाला डिस्टेंस आर है, फिजिक्स देखो ना, ये आर है, ये थीटा है, तो ये क्या कहलाता है, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा किसके बराबर है, एक्स माइनस एक्स वन के। ये वाई माइनस वाई वन किसके बराबर है, वाई माइनस वाई वन किसके बराबर है, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत? हाँ, तो यहां से आर का वैल्यू क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई, यहां से आर का वैल्यू कितना आएगा, तो इसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ये भी आर है, ये भी आर है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ना। और यही चीज हम यहां से भी प्रूफ कर सकते थे, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा में लिख दो, साइन को वाई के नीचे ले आओ, वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा, वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन को इधर ले जाओ, एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा। वो बराबर किसके होता है, आर के। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स। ये बहुत काम आने वाला है। ये जो है, ये जो इक्वेशन है, ये जो पोलर इक्वेशन है आर और थीटा के फॉर्म में, ये बहुत काम आने वाला है। क्या बोले, समझ में आया? तो अगर तुमको इसका हम यूज बताएं, तुमको बोले
ये पॉइंट है 5,3, कितना है? ये डिस्टेंस है ए, पॉजिटिव साइड में ऊपर की तरफ, यहां पे है थीटा। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। तो तुम क्या लिखोगे? 5 तो है ही, ऐसे सोचो ना कि यहां से यहां तक तो 5 है, हाँ, और आगे कितना जाना पड़ेगा? एक cos थीटा और आगे जाना पड़ेगा ना, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस, दिमाग काम कर रहा है, मैथ्स में दिमाग काम कर रहा है। जैसे अगर हम तुमको बोले, ध्यान से सुनो, ये पॉइंट है 5,3, तुम क्या किए? आगे गए, कितना डिस्टेंस आगे गए? ए डिस्टेंस आगे गए, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो तुम कहां पहुंचे? तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स में कितना आगे गए और वाई में कितना आगे गए ना। तो यहां से यहां तक तो क्या था? 5 यूनिट था ही, उसके बाद एक्स्ट्रा तुम कितना चले? ए cos थीटा एक्स्ट्रा चले ना, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5 प्लस ए cos थीटा। यहां से यहां तक तो 3 था ही, ऊपर कितना गए? तो इसका ये वाला प्रोजेक्शन 3 प्लस ए साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, कोई पॉइंट है, उससे हम थीटा एंगल पे ट्रेवल कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस? ए डिस्टेंस। तो जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे वो पॉइंट कहां होगा? 5 प्लस ए cos थीटा, 3 प्लस ए। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हम ऊपर ही जाएं, नीचे भी जा सकते हैं। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 5 प्लस माइनस ए cos थीटा, 3 प्लस माइनस ए साइन थीटा। हो सकता है हम आगे जाएं, आगे जाने के लिए प्लस एक्स में आगे, वाई में आगे, पीछे गए होंगे तो माइनस एक्स में पीछे, वाई में पीछे, तो इसलिए प्लस माइनस यूज करते हैं। क्या बोले, समझ में आया? तो ये दोनों पॉइंट दे देगा ऐसा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। समझ में आया क्या बोले? कोई दिक्कत? चलो लिखो इसको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। हम लिखते चल रहे हैं, लिखते चलो, हम वेट नहीं करवाएंगे, ठीक है? ये अल्फा बीटा है, रख देना। ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा, लाइन का इक्वेशन तुमको पता ही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी लाइन लीनियर इक्वेशन में लिख सकते हैं इसको, हाँ, किसी भी लाइन को लीनियर इक्वेशन में लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या कोई भी लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को एक्स वाई में है, जेड में भी, एक्स वाई जेड में भी आ सकता है, ठीक है? थ्री कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो एक्स वाई जेड में। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री क्या है? 1, ठीक है? इसका डिस्टेंस, इससे परपेंडिकुलर खींचे, ये ए है ये बी है, तो ए बी का लेंथ कितना आएगा? क्या बोले थे, क्या करना है? एक्स के जगह अल्फा बैठा दो, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन, याद रखना इस इक्वेशन को जीरो बनाना, तभी ऐसा होगा, डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मे बी ये नेगेटिव दे, इसलिए उसका क्या यूज करते हैं हम लोग? मॉड। कैसे आएगा? प्रूफ करने का 1000 तरीका है, क्या यूज कर लो, प्रूफ तुम लोग खुद से कर लेना। यहां से डिस्टेंस को डी मान लेना, मान लोगे डी। इसका स्लोप पता है तुमको, ये सब स्लोप तो पता ही होगा ना। अरे देखो यहां पे ध्यान से, एक स्ट्रेट लाइन है, होश में नहीं है क्या तुम लोग? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका स्लोप बताओ। एम बराबर बोले थे माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बाई वाई का कोफिशिएंट, तो क्लास में पढ़ा चुके हैं। कैसे आएगा? तुम इसको स्लोप इंटरसेप्ट में डिवाइड कर लो, आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी वाई इधर रहने तो आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, तो वाई बराबर कितना आएगा? माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। कंपेयर कर दिया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, से एम की जगह क्या आ गया? माइनस ए बाई बी। तो स्लोप क्या होगा? कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप होता है माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बाई वाई का कोफिशिएंट, माइनस ऑफ ए बाई बी। अच्छा, इसका अगर स्लोप माइनस ए बाई बी है तो इसका स्लोप कितना होगा? बी बाई ए। सर ये कैसे पता? सर ये कैसे पता? हम इसलिए नहीं बताए क्योंकि ये सब चीज पता है तुम लोग को। m1 इंटू एम टू बराबर -1। नहीं आ रहा है तो समझ लो, जो बिल्कुल भूसगोल है, जो पूछो नहीं पढ़ा है, हम पढ़ाए, सो रहा था, वो भी याद कर लो। इसका m1 है स्लोप, ये m2 है, दो परपेंडिकुलर अगर स्लोप हो तो उसका वैल्यू -1 होता है। कैसे होता है? tan अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लगा के भी हम दिखा देंगे कैसे होता है, बस अभी देख लो। ये m1 m2 कितना हो गया? -1। m1 की जगह बढ़ा दिए माइनस ए बाई बी, m2 का नहीं पता हमको, बराबर -1, माइनस से माइनस गया, m2 बराबर आ गया b बाई ए, स्लोप आ गया b बाई ए। अच्छा, स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा। स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो sin थीटा कितना आएगा इससे? tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो sin थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर सकते हो ना, ट्रायंगल बना के कर लो।
बी ए, ये आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से साइन थीटा लिख सकते हो, यहां से कॉस थीटा लिख सकते हो, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे क्या समझ में आया? हम किसका स्लोप निकाले? इसका स्लोप कितना था? माइनस ए बाई बी। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? बी बाई ए। बी बाई ए बराबर tan थीटा, स्लोप m जितना एंगल बनाता है एक्स एक्स के साथ उसके साथ tan लगा दो, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस d है। अभी हम पढ़ाए थे पैरामेट्रिक इक्वेशन, कोई पॉइंट अल्फा बीटा, उससे d डिस्टेंस पे, उससे कोई पॉइंट हो जिसका तुमको tan थीटा, क्या लिखोगे इस पॉइंट का इक्वेशन? अल्फा प्लस बी कॉस थीटा बीटा प्लस, सर प्लस का लिए माइनस का नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मिलाओ माइनस मिलाओ, मॉड तो ले ही लिए यहां पे, कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस डी कॉस थीटा बीटा प्लस डी साइन थीटा। ये किस पे सेटिस्फाई करेगा? इस लाइन के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा? अरे करेगा रे गधा। अल्फा प्लस डी कॉस थीटा बीटा प्लस डी साइन थीटा, ये किस पे लाइन कर रहा है? इस पे लाइन कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा? ए अल्फा प्लस डी कॉस थीटा प्लस बी बीटा प्लस डी साइन थीटा बराबर कितना होगा? प्लस सी, सॉरी प्लस सी बराबर 0। यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे, देखो d कॉमन ले लो, यहां कितना आएगा? a cos थीटा आएगा। खाली d का हम देखो पार्ट ले रहे हैं, a cos थीटा, यहां से d कॉमन लोगे तो b sin थीटा आया होगा, b sin थीटा बराबर, यहां देखो a अल्फा उधर जाके माइनस ए अल्फा, यहां पे b बीटा उधर जाके, यहां पे c उधर जाके, तो d बराबर कितना आएगा? माइनस ए अल्फा माइनस बी बीटा माइनस सी अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसे बताओगे ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पे बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कट के कितना आ जाएगा? रूट में ये माइनस कॉमन ले लेंगे, डी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड ले लिए, वही वैल्यू आ गया। ए अल्फा देखो सब माइनस कॉमन आ गया, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, कौन सा इक्वेशन लिए हम यहाँ पे? किसका फायदा किसका लिए हैं? पोलर इक्वेशन, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा का यूज करके देखो बन गया। और याद रखना आर कॉस थीटा आर साइन थीटा का यूज करके जेई में 3 क्वेश्चन आया है, जिसको तुम अगर नहीं लोगे तो पैरामीटर्स यूज करके, टी पैरामीटर क्या होता है? एक थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं हम लोग, तो पैरामीट्रिक का इक्वेशन का यूज करोगे बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अगर तुम जहां पे पोलर फॉर्म यूज कर लिए आर कॉस थीटा साइन थीटा, और याद रखना ट्रिग्नोमेट्री के दम पे बहुत सारा चीज बनता है। एक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, अभी जेई का बहुत फेवरेट टॉपिक है वो, ए एन माइनस वन ए एन प्लस वन समेशन समथिंग इन इधर से लेके इंफिनिटी, वो उसमें क्या करो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा का फॉर्मूला तुमको देखना पड़ेगा, कहीं कहीं देखें क्या? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला cos 3 थीटा का फॉर्मूला बहुत यूज हो रहा है अभी, समझ में आया क्या बोले? अदरवाइज इसको और कैसे प्रूव कर सकते थे? दूसरा तरीका तुम लोग जाके घर में प्रैक्टिस करना है इसको, जाके देखो, अगर दिमाग खोलना है ऐसे नहीं खोलना है कि माथा ठोक दिया खुल गया, तो जाकर भिड़ जाना किसी जाके, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, जाके साढ़ से भिड़ जाना, कोटेशन तो चलता ही है। अब भीड़ कैसे? खोपड़ी खोल लेना, बोले हम खोपड़ी खुल गया मेरा, ठीक है? इधर देखो, यहां हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका इंटरसेप्ट निकल सकता है, अरे लाइन है ना, इसका इंटरसेप्ट निकलने के लिए क्या करोगे? इस पे क्या होता है? x जीरो करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? माइनस सी बाई बी। यहां पे y जीरो करोगे, x एक्सिस y जीरो तो कितना आएगा? माइनस सी बाई ए। यहां पे पॉइंट अल्फा बीटा, ठीक, ये परपेंडिकुलर का लेंथ चाहिए हमको, इसको जोड़ दो। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पता है तुमको, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ये 0 माइनस सी बी, ये कितना होगा? माइनस सी बाई ए कॉमा 0, और ये अल्फा बीटा, 3 कोऑर्डिनेट से पास होने वाला ट्रायंगल पता ही है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लोगे कितना आएगा? हाफ, क्या लिखोगे? x1 y1 0 माइनस सी बाई बी 1 लिखे थे ना, यहां पे अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा को ऊपर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले अल्फा बीटा ही लिख लो, सबसे बढ़िया यहीं से स्टार्ट करो। अल्फा बीटा 1, यहां क्या लिखोगे? 0 माइनस सी बाई बी 1, और यहां पे क्या लिखोगे? माइनस सी बाई ए 0 1। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया। तुमको पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यही होगा परपेंडिकुलर, यही निकालना है तुमको। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल को क्या करोगे? हाफ
इंटू बेस, इसका लेंथ निकाल लोगे। अरे x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का डिस्टेंस फॉर्मूला से का रूट, नहीं तो ऐसे देख लो, ये c बाई ए है, ये c बाई बी है, तो रूट अंडर c बाई ए का होल स्क्वायर c बाई बी का होल स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रायंगल बन रहा है। हाफ इंटू बेस निकल जाएगा तुमको ये वाला, इंटू h हाइट, यही निकालना है हमको, हाफ से हाफ कट जाएगा, बेस जो आएगा डिवाइड कर दो, देख लो h का वैल्यू सेम आ जाएगा, करके देखना h का वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला अगर मान लो हमको तुमको ये सब चीज नहीं पता है तो तुमको थोड़ा दिमाग चलाना होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो। क्या बोले, समझ में आया? एरिया ऑफ द ट्रायंगल में पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर लिए, और उसके बाद फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू, और हाइट ही तो परपेंडिकुलर है। ठीक, चलो नेक्स्ट। दो लाइन कब पैरेलल है, कब परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, ये करो जल्दी से, टॉपिक लिखो, ये कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक पे जितना पढ़े हैं देखते हैं उस पर जेई का क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है। अभी जितना टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइन वाला, पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंगल, इसके बेसिस पे हम लोग जेई का कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर एंगल बाइसेक्टर फॉर्म, नॉर्मल, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, जो भी है सर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ऑरिजिन लाई कर रहा है कि नहीं एंगल बाइसेक्टर के वाले पे, ऑरिजिन लाई नहीं कर रहा है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, पहले बात तो जानबूझ करते हो कि नहीं, आके बैठ गए हो, जो पढ़ा रहे सर पढ़ लेते हैं, यो पता है, यो नहीं पता था, अरे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी होता है, पता है, पढ़े हो, सिलेबस देखे हो, कैसी आ गए हो मुंह उठा के पढ़ने के लिए। जब बोले एग्जाम खत्म हो गया तो देख लो जेई का सिलेबस आया है तो देख के आएगा, जो भी देखना है, जिसको भी जो भी आया वो देख के आएगा, चाहे वो जेई दे रहा हो, नहीं दे रहा हो, सर हम नीटे दे रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझी। देखो यार ध्यान से, दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक और लाइन है, ये l1 है, ये l2 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिखना होगा, नहीं दिख रहा है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, अरे भाई एक्स एक्सिस से थीटा, ये भी थीटा बनाएगा, किसी के साथ भी अगर सेम लाइन का रेफरेंस लें तो वो सेम लाइन के साथ सेम एंगल बनाएगा, पासिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, एंगल तो सेम बनाएगा, तो उसका स्लोप सेम होगा। इसका स्लोप कितना होगा भैया, L1 का स्लोप कितना होगा, बोले थे माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट माइनस a1 बाई वाई का कोफिशिएंट b1, इसका स्लोप माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बाई वाई का कोफिशिएंट। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल, मतलब m1 इक्वल टू m2, भाई साहब, तो माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई b2, कट गया, क्या आया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई, सिर्फ अपना यही दोनों को चेक करते हैं, c1 c2 को चेक करने का जरूरत नहीं करना है, अगर सभी इक्वल आ गया तो मतलब सेम लाइंस हैं। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, पढ़े हो ना, नाइन्थ में पढ़े थे, a1 बाई a2 यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, पढ़े थे ना। तो क्यों होता था जो नाइन्थ में पढ़े थे, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों सेम लाइन हो, सेम लाइन हो तो कौन सा कॉमन पॉइंट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन होंगे, और सेम लाइन है इसका मतलब क्या है, एक लाइन को दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लाइन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ समथिंग, समझ में आ रहा है, ये लाइन अगर L1 है तो L1 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ L2, ऐसे लिख सकते हैं अगर सेम लाइन है तो इसका मतलब अगर इससे कोई भी चीज कॉमन आ जा रहा है वो इसके बाद ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है। अरे a1 बाई a2 इज इक्वल टू, अगर मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, पैरेलल लाइन का इक्वेशन, किसका है, दो लाइन पैरेलल है तो सिर्फ हम इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स का काम करते हैं। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो ये L1 है, ये L2 है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो tan थीटा, थीटा इक्वल टू 90, tan थीटा अनडिफाइंड बताए थे, ये L2 है, इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप माइनस a1 बाई b1, इसका स्लोप माइनस a2 बाई b2। सर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1। सर कैसे होता है बता दे रहे हैं अभी, माइनस a1 बाई b1 इंटू माइनस
A2 बाई B2 बराबर -1, एक माइनस से माइनस गया, माइनस रह गया, कितना आया -A1 A2 बाई B1 B2 इज इक्वल टू 1। इसको इधर भेज दो तो -A1 A2 बराबर B1 B2, सबको एक तरफ ले आओ तो A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। मतलब समझ में आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जोड़ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आ जाए, A1 A2 और B1 B2 दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 आ जाए तो क्या है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर। सर कैसे आता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टॉपिक दो एंगल बिटवीन, इससे बहुत सारा काम आने वाला है। खाली ये सिर्फ एंगल नहीं पढ़ना है, बैठ के आरडी शर्मा नहीं पढ़ रहे हो कि खाली एंगल निकालना है। पैरामेट्रिक इक्वेशन में बहुत सारा काम आ जाएगा। ये पैरामेट्रिक सॉरी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, पोलर इक्वेशन से एंगल बिटवीन टू लाइंस। ध्यान से सुनिए बस ये टॉपिक, इसका देखो हम पैरामीटर का यूज करते हैं, ठीक है, यही का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसी पे देखते हैं इतने पे ही कितना लोग ज्ञान लगा सकता है, क्योंकि आगे तो हम बहुत एक्स्ट्रा चीज पढ़ाए हुए हैं लेकिन याद तुम लोग को है नहीं किसी को भी। ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, इन दोनों के बीच दो एंगल बन सकता है, ये θ1 और ये θ2। सेम एंगल कब बनेगा, जब 90 डिग्री पे हो। 90 डिग्री वाला केस नहीं ले रहे हैं, θ1 नॉट इक्वल टू θ2 नॉट इक्वल टू 90। 90 का केस हम नहीं ले रहे, 90 केस होगा तो ये एंगल सेम होगा, ये होगा एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऑब्ट्यूज होगा और एक एक्यूट होगा, एक 90 से कम और एक 90 से, ठीक है, एक मिनट, एक 90 से कम होगा और एक 90 से, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे भैया, ध्यान से देखो, θ1 पे कंसंट्रेट करते हैं, सिर्फ थीटा बता दिया तुमको, θ1 θ2। अब देखो ये एंगल है थीटा, हम एक्यूट एंगल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये लाइन जो है कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मान लो अल्फा, और ये लाइन एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो ये थीटा बराबर कितना होगा, बीटा माइनस अल्फा। कैसे सर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये थीटा तो ये थीटा पता ही है, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा, तो थीटा इक्वल टू बीटा माइनस, दोनों तरफ tan यूज कर दो, tan थीटा बराबर tan बीटा माइनस अल्फा, tan थीटा बराबर tan बीटा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan बीटा माइनस tan अल्फा बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तुमको पता है tan बीटा बराबर क्या होगा, m2 स्लोप, tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू L1 का L2 का स्लोप। L2 कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल, किसके साथ, x के साथ, तो tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू m2, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू m1। तो यहां पे क्या आया भैया, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तुमको नहीं पता कि m2 बड़ा है कि m1 बड़ा है, क्योंकि एक्यूट एंगल का बात कर रहे हो, एक्यूट एंगल 90 से कम, tan हमेशा 90 से कम, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो क्योंकि ये राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या ले लिए, मॉड, क्या ले लिए, याद रखना मॉड ले लेंगे। अच्छा ये थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो एक एंगल कितना आया देख लो ध्यान से, यहाँ से थीटा कितना लिख सकते हैं, अगर tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड में m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, या फिर ये तो θ1 हो गया, इसको क्या बोल दिया हम, θ1, इसको क्या बोल दिए, θ2। θ2 बराबर कितना होगा, पाई माइनस थीटा, हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। समझ में आया, एक एंगल ये और एक एंगल ये, सीधे एक्यूट एंगल पे फोकस करना, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा सीधे 180 माइनस दैट एक्यूट एंगल। एक एंगल निकालो दूसरा एंगल निकल जाएगा। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर होता, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर तो थीटा का वैल्यू कितना होता, 90। थीटा का वैल्यू कितना होता, थीटा का वैल्यू अगर 90 होता तो tan थीटा क्या होता, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर जीरो मतलब 1 प्लस m1 m2 बराबर जीरो, तो m1 m2 बराबर कितना होगा, -1। वहीं से ये फॉर्मूला आया है, m1 m2 बराबर -1 कैसे हुआ, m1 m2 बराबर -1 इसलिए हुआ क्योंकि जब दो लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे दैट इज tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। क्योंकि थीटा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा और tan थीटा अनडिफाइंड होगा, कोई p बाई q कोई रेशियो है, उसको अनडिफाइंड करने के लिए q मस्ट बी जीरो, q मस्ट बी जीरो मतलब 1 प्लस m1 m2 बराबर जीरो, तो m1 m2 बराबर -1। ठीक है, कोई दिक्कत। एक चीज और याद रखना,
एक ट्रिक हम तुमको बता रहे हैं, अभी रुको क्वेश्चन में बताएंगे। चलो लिख लिए, चलो जेई का क्वेश्चन करते हैं, 2-3 जेई का क्वेश्चन करते हैं, फिर भाग जाना तुम लोग। चलो इसी साल का क्वेश्चन है, देखो 21 जनवरी, किसका तुम्हारा एग्जाम पड़ा था क्या? 21 जनवरी तुम तो दिए नहीं है, बहुत बढ़िया। 21 जनवरी का क्वेश्चन है 2026, मेंस का क्वेश्चन है। बोला लेट अ पॉइंट ए, जल्दी जल्दी लिखो, लेट अ पॉइंट ए लाई बिटवीन, ऐसे हम पीडीएफ भेज देंगे तुम लोग को, लेकिन लिख लो अभी। लेट अ पॉइंट ए, हम क्वेश्चन बता दें क्या? क्वेश्चन कर लो, देखो क्वेश्चन सुनो, पीडीएफ बाद में करना तुम लोग। यहां देखो बोल रहे हैं कि एक पॉइंट ए है जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता है। सबसे बड़ा बात है कि फिगर बनाना है इसका, इसको L1 L2, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में एक पॉइंट ए ऐसे लाई करता है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम L1 एंड L2 आर 6 यूनिट एंड 3 यूनिट। एक पॉइंट एक ऐसा है, दिस पॉइंट इज, सपोज कर लो इसको ए है, इसका इससे डिस्टेंस है 6 यूनिट और इसका इससे डिस्टेंस है 3 यूनिट, ये बोल रहे हैं। तुमको बोला देन द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी वेयर बी एंड सी लाई ऑन द लाइन L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि बी और सी L1 L2 पे कहीं पॉइंट है, लेकिन ये बोल रहा है कि एबीसी को ज्वाइन करने पे क्या आ रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो उसका एरिया निकालना है आपको। तो सबसे पहले फिगर मायने रखता है। बताइए बी कहां रखें और सी कहां रखें? यहां बी यहां सी रख दे, यहां बी यहां सी, ऐसे रख सकते हैं, कहीं भी रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये 6 डिस्टेंस है ना, ये 90 है, तो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस। अब तुम ध्यान से सुनो, थोड़ा सा फिगर अगर ढंग से बनाओगे ना तो जेई का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा कॉमन सेंस। बिल्कुल, ये वाला सामने होगा और ये वाला दूर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे छोटा भी कभी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, बड़ा डिस्टेंस मिल जाएगा, तो ये वाला सामने हुआ। कोई दिक्कत? ऐसे बना दिए, ठीक। ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब बताओ अपने को, हमको इसका एरिया निकालना है, हमको इसका एरिया फाइंड करना है। ऑप्शन बता देना तुमको क्या क्या है, दिमाग लगाओ थोड़ा, कुछ नहीं, एकदम बेसिक है। ऑप्शन है 21√3, दूसरा ऑप्शन है 12√2, तीसरा ऑप्शन है 15√6 एंड चौथा ऑप्शन है 27। चलो बताओ क्या होगा। कैसे करेंगे? हम तो रुके ही हुए हैं, तुम देखो हम कहां भाग रहे हैं। कैसे करेंगे? अपने पास हिंट क्या क्या है, अपना क्या क्या इंफॉर्मेशन हम विड्रॉ किए इससे, क्या क्या इंफॉर्मेशन, खुद से बोलो ना क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एबीसी कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल, और एंगल, इससे एक्स्ट्रा तो कुछ मेरे पास ज्ञान है नहीं, है क्या? बाकी कहीं सेंट्रोइड दिया हुआ, तो मतलब कहीं ना कहीं 60 और इक्वल साइड का ही कुछ काम करना है, ठीक है। तो उसको अप्रोच कैसे करेंगे? देखो दो पैरेलल लाइंस दिख रहा है ना, तो पैरेलल लाइंस को काटने वाला लाइन कौन सा है, कौन काट रहा है? देखो तरीका तो बहुत है, लेकिन तुम सोचो कि पैरेलल लाइंस को काट कौन सा लाइन रहा है। देखो दो पैरेलल लाइंस दिया, तो इसका मतलब ये है ना बीसी, तो अगर बीसी काट रहा है तो तुम एक चीज बताना कि ये वाला एंगल मस्ट बी इक्वल टू ये एंगल, होगा ना, पता है ना, ये वाला एंगल ये एंगल इक्वल होगा, दो पैरेलल लाइंस। अच्छा, तो अगर मान लो हम इस एंगल को थीटा मान लें, कितना मान लें, और ये अपना 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 प्लस थीटा। अच्छा, इस साइड को अगर हम ए मान लें, कितना मान लें, तो ये साइड भी कितना होगा और ये साइड भी कितना होगा, ए। ये डिस्टेंस का भी कुछ ना कुछ यूज होगा, ये 6 है ये 3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 9। अरे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 9। कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान से सोचिएगा, अभी ध्यान से सोचना है। अगर ये थीटा लें, ये 60 लें, हाँ एक मिनट, ये थीटा लें ये 60 लें, तो ये एक काम करते हैं ना, इसको थीटा लेते हैं, रुको, नहीं तो यहां पे ड्राइंग मेरा खराब बन रहा है। यहां देखो, इसी को कहां एक्सटेंड करें, पागल है क्या? ये देखो, ये थीटा ले लिए, इजी बन गया, तो और ये कितना हो गया 60, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, ये हो गया थीटा प्लस 60, हो गया।
वहां पे क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा हटा के बनाना पड़ता है हमको ड्राइंग। अब देखो काम हो गया, हो तो गया, सारा काम हो गया। ये हो गया 9, दो ट्रायंगल बना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। हाँ, इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो एक ट्रायंगल बना अपना ये ऐसा कुछ। ये हो गया 9, ये हो गया थीटा प्लस 60, और ये हो गया ए, और एक ट्रायंगल हो गया अपना ये ऐसा कुछ। ये हो गया 3, ये हो गया थीटा, ये हो गया ए। कोई दिक्कत? यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से क्या लिख सकते हो, इन दोनों में क्या रिलेशन है, साइन थीटा बराबर 3/a। ठीक, साइन थीटा बराबर, तो 3 बराबर कितना होगा, यहां 9, यहां देखो इन दोनों में रिलेशन, ये भी साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बराबर 9/a। तो 9 बराबर a साइन 60 प्लस थीटा। इन दोनों क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं, हो तो क्या अपना काम। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9/3 आ गया 3, a से a कट गया, ऊपर क्या आएगा, साइन 60 प्लस थीटा बाई साइन थीटा। इसको इधर भेजो, 3 साइन थीटा बराबर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन ए, साइन 60 का वैल्यू कॉस बी कॉस थीटा प्लस कॉस 60 का वैल्यू, क्या साइन थीटा को एक साथ लिया है एक तरफ, यहां 3 साइन थीटा में से आधा साइन थीटा गया, कितना बचेगा, अढ़ाई, मतलब 5/2 साइन थीटा आया, बराबर यहां पे कितना आया, √3/2 साइन थीटा। ये देखो 2 से 2 कटा, यहां कितना आया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर √3/tan थीटा बराबर √3/5। अपने को क्या निकालना है, ए, अपने को क्या निकालना है, ए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, अपना टारगेट है ए निकालना। यहां देखो इसमें बैठाओ, साइन थीटा बराबर कितना था, 3/a, जब tan थीटा √3/5 है, पता है तुमको, दिस इज √3, दिस इज 5, तो ये कितना होगा, 5 × 5 = 25 और 3 28, 28 का रूट, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, √3/√28 बराबर 3/a। ए का वैल्यू आ गया, ए बराबर इससे कटा √3, यहां आ गया 28 इंटू √3। कोई दिक्कत? अब तुमको पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो √28 का 28 और √3 का, कोई दिक्कत, 4 से काट दिए, 7 चौक 28, 7 तिया 21 √3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रेक्टेंगल, ये है 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2026 का, ये 23 जनवरी का है। बोला अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो या लिखो इसको, पहले तुम लोग खुद से फिगर बनाओगे। अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस x = 0, अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस x = 0, y = 0, x = 3 and y = 4। हाँ, तो जल्दी जल्दी, हम 10 बार नहीं बोलेंगे। लेट द लाइन L, एक तीसरा लाइन है, एक दूसरा लाइन है L, लेट द लाइन L बी परपेंडिकुलर टू, लेट द लाइन L, देखो इसमें कितना चीज सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, बेसिक सा क्वेश्चन है। लेट द लाइन L बी परपेंडिकुलर टू 3x + y + 6 = 0 and divide the area of the rectangle and divide the area of the rectangle in 2 equal parts। Then the distance of the point,
half comma minus 5, then the distance of the point half comma minus 5 from the line L is equal to, from the line L is equal to, your options are √10, √10, दूसरा ऑप्शन है 2√5, तीसरा ऑप्शन है 2√10, चौथा ऑप्शन है 3√10। ठीक, और भी क्वेश्चन है लेकिन आज हम लोग थके हुए हैं। फियर ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले करोगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, एंगल बाइसेक्टर टक करा देंगे, कल कराएंगे हम लोग। सारा रिवीजन कर लेना है जेई का अटेम्प्ट तक, सारा मैथ्स कंप्लीट। फिजिक्स नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना है अभी, 5 मिनट बाद उठाइएगा। चलिए इसका डायग्राम बनाइए, क्या होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसका डायग्राम बनाइए, फिर देखिए कि उनको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। बैल जैसा नहीं कि कुछ बना दिए, बना रहे हैं, कुछ तो करें, कुछ तो आ जाएगा। भगवान भरोसे मत जाइए एग्जाम देने। सर के ऊपर जो ये दिया है, ये वाला चीज सजाने के लिए नहीं दिया है, सोचने के लिए दिया है भगवान, ठीक है। हाँ तो करिए इसको। क्या होगा, x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन, y एक्सिस। x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन, अरे x 0 कहां पे होता है भाई, y पे। y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन, x एक्सिस। दो लाइन तो बन गया रेक्टेंगल का। तीसरा लाइन क्या है, x 3 नहीं है, x इक्वल टू 3 है। x इक्वल टू 3 क्या है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 किसके पैरेलल होगा, y के। तो x इक्वल टू 3 वाला लाइन होगा, ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 3,0, ये हो गया x इक्वल टू 3, और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू लैम्डा किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू 4, ये वाला लाइन हो गया। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 3,4 होगा। अरे ये y इक्वल टू 4 है रे गधा, ये x इक्वल टू 3 है रे गधा, तो 3,4। ये कितना हो गया, 0,0, ये हो गया 30 और ये हो गया 0,4। अच्छा एक लाइन है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। लाइन क्या है, बोला एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसी और लाइन के। कौन सा लाइन है, 3x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या इसको फॉर्म कर सकते हो इस लाइन को, x को 0 करो, y का वैल्यू -6। हमको बनाने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम तुमको दिखा रहे हैं, सोचोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। x 0 तो y का वैल्यू -6, y को 0 करो तो x का वैल्यू -2। ये लाइन कुछ ऐसे पास करेगा, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो इस यहां से एग्जैक्ट तो पास नहीं होगा, यहां से और यहां से पास नहीं होगा। तुमको पता है रेक्टेंगल को अगर हम इक्वल पार्ट्स में करें, इक्वल पार्ट्स में अगर हम ब्रेक करें तो ये डायगोनल से तो पास नहीं हो पा रहा है, दिख रहा है तुमको। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप का उल्टा कर दो। उल्टा मतलब इसका स्लोप कितना है, -3, तो इसका परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा, 1/3। अब बताओ इन दोनों को ज्वाइन करा, लाइन का स्लोप 1/3 है, नहीं, y2 - y1 4/3 है ना, तो ऐसे तो पास नहीं करेगा। लेकिन एक चीज तुम याद रखना, रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, क्या बोले, या कोई सिमेट्री फिगर हो, कौन सा फिगर हो, फिजिक्स में पढ़े हो सिमेट्री फिगर, जिसमें दो एक्सिस मिल जाए, इसका सेंटर ऑफ मास देखते ही हम लोग बता दें। तो कोई भी सिमेट्री फिगर हो, उसको अगर हमको क्या करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है, तो याद रखना जो इक्वल पॉइंट में उसको जो लाइन डिवाइड करेगा वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। कहां से पास करेगा, मतलब मान लो कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तुम ऐसे डिवाइड कर सकती हो, या फिर ऐसे डिवाइड कर सकती हो, या फिर कोई लाइन ऐसे भी पास कर सकता है ना, ऐसे करके ऐसे भी पास कर सकता है ना। लेकिन वो पास हमेशा कहां से करेगा, यहां से पास करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना हमेशा कहां से पास करेगा। तो एक काम तो हो गया तुम्हारा। तुम बताओ, ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार। बोल रहा है कि इससे बनने वाला, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा से दिया है, बोला इससे बनने वाला एक रेक्टेंगल है, एक लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, एक लाइन है, एक लाइन L है जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, जो इस वाले रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो वो जो लाइन है उसका डिस्टेंस फाइंड कीजिए, वो जो लाइन है L उसका डिस्टेंस फाइंड कीजिए। कौन से पॉइंट से, हाफ कॉमा। तुम बताओ हमको क्या क्या चीज का नीड होगा, इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन। मान लो कि अगर हम ले आए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस तुमको पता है d बराबर मॉड ऑफ a इंटू हाफ प्लस b इंटू -5 प्लस c बाई √अंडर, यही होना है ना। तो अपना टारगेट क्या है, पहले समझो हम क्यों बता रहे हैं। अपना टारगेट क्या है, इस लाइन का इक्वेशन।
अब इस लाइन, किसी लाइन के इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए, दिमाग में सोचो, स्लोप और पासिंग पॉइंट। स्लोप तो पता चल गया, इस लाइन का स्लोप कितना है, -3, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, 1/3। कैसे, m1 इंटू m2 बराबर -1, तो स्लोप तो पता चल गया, बल्ले बल्ले। इस लाइन का जो स्लोप है, इसका स्लोप पता चल गया, m बराबर कितना है, 1/3। और अभी हम एक चीज और पढ़ा है तुमको, कि जब कोई लाइन किसी रेक्टेंगल को या फिर किसी सिमेट्री फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो कहां से पास करेगी, सेंटर से। सेंटर तुमको पता है कैसे निकालना है, सेंटर पता है कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे, सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये मिड पॉइंट होगा ना इसका और इसका, मिड पॉइंट होगा, तो 3 + 0/2 कितना आएगा, 3/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2 कितना आ गया, 4/2, मतलब 2। पासिंग पॉइंट कितना आ गया, 3/2, 3/2, 2 पासिंग पॉइंट आ गया। स्लोप आ गया कितना, 1/3। लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बताए थे, y - y1, y- इज इक्वल टू m कितना है, 1/3, x - x1 आया। हम इसको अगर हम पूरा सॉल्व ना करें, क्या करें, हम पूरा सॉल्व, हम डायरेक्ट इस ax + by + c के फॉर्म में ना लिखें, हम इसका क्या क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ, ये लाइन को क्या करो, ध्यान से सुनना, ये लाइन को क्या करो, इधर लाओ, आ जाएगा, या इसको उधर ले जाओ, आ जाएगा, 1/3 x - 3/2 -y + 2 बराबर 0 आया। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, कौन से पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, हाफ कॉमा -5। हाफ कहां बैठाएंगे, x पे, और y की जगह क्या बैठा देंगे, -5, इसमें बैठा दो। हाफ किसकी जगह बैठाओगे, x की जगह, तो आ जाएगा 1/3, x की जगह बैठाओ हाफ -3/2 हुआ, माइनस y की जगह -5, तो माइनस माइनस +5 + 2 बैठ गया, यहां पे डिवाइड बाई क्या आएगा, √a² + b²। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तुम बताओ x का कोफिशिएंट कितना होगा, 1/3, तो √1/3 का होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट कितना होगा, -1, -1 का होल स्क्वायर मतलब +1 होगा ना। और इसका क्या कर लो, मॉड ले लो, आंसर कितना आएगा बताओ, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। यहां आ गया कितना, 1/3, आधा में से डेढ़ गया, -1 और -1/3 आ गया, -1/3, और यहां पे प्लस 5 2 7 का मॉड अपॉन नीचे कितना है, 1/3 का स्क्वायर, 1/9 + 1, यही है। कितना आएगा बच्चा, 7 × 21 में से 1 गया 20, आ गया 20/3 अपॉन 9 और 1 10, √10/3, 3 से 3 कटा, कितना आएगा टप्पा, 20 को लिख सकते हैं 2 × 10/√10, √10 से 10 गया, कितना आया, कितना आंसर आया, कौन सा ऑप्शन, चलो ठीक आया समझ में।